हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभी तक 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर आज की फर्स्ट शिफ्ट तक एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के सीडीपी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाहे पेडागोजी किस टाइप के किस लेवल की पूछी जा रही है। आज हम पूरा जो इतने पेपर हुए हैं अभी तक उनको एनालिसिस करेंगे और उनके डीपली एनालिसिस के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें अब आगे की तैयारी करनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आगे आने वाली शिफ्टों में उनका एग्ज़ाम है, उनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम पूरा निचोड़ देखने वाले हैं इसमें कि अभी तक जो पिछले 5-6 दिन में जो पेपर हुए हैं उनमें किस टाइप के कैसे क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और उनको कहाँ से अब कैसे प्रिपेयर करें उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम एमपी टेट वर्ग 3 या जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे सीडीपी की। तो सीडीपी में अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक एक ऐसा टॉपिक है जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होता है, जिसे जीन पियाजे ने दिया था। यहाँ से हर शिफ्ट में हर एक दिन क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम बात करें इसको हम कैसे तरीके से पढ़ लें कि अब आने वाली शिफ्ट में अगर क्वेश्चन पूछा भी जाए तो हमसे बनना चाहिए। तो आप सबसे सही तरीका किसी भी ऑथेंटिक बुक को उठाइए अगर आपके पास है तो, और अगर आपके पास ऑथेंटिक बुक नहीं है तो आप एक काम कीजिए, एक एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो गूगल से आप उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में जब आप उसको ओपन करके देखेंगे या तो 11th की बुक में या आपको 12th की बुक में मिल जाएगा, दोनों बुक आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से जीन पियाजे का जो थ्योरी है उसको पढ़िए। वो 1 से 2 पेज के अंदर बाकायदा स्टोरी वाइज आपको दिया होगा। 2 या 3 पेज में भी अगर होगा तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला पढ़ने में। अगर आप वो कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ से जब आप एनसीईआरटी से उस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्लियर हो जाएगा कि वहाँ से फिर किसी भी लेवल का क्वेश्चन कितने ही डीपली पूछा जाए आप कर लेंगे। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे, एनसीईआरटी डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो फिर आप क्या कीजिए, गूगल पे सीधा जो भी टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसको आप गूगल पे डालिए। गूगल पे आपको बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर आप देखिए उस सिद्धांत को, और उस सिद्धांत से रिलेटेड जिस कौन ने दिया था, कब दिया था, ठीक है, कितनी स्टेज होती है, किस स्टेज में बच्चा कौन सी गतिविधि करने लगता है, ये 4 स्टेज जो इसके अंदर है उनको बहुत अच्छे से डीपली तरीके से आप पढ़ लीजिए। वहाँ से अगर आप पढ़ लेंगे तो वहाँ से रिलेटेड फिर आप सर्च कीजिए तुरंत एमसीक्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू जीन पियाजे, और जब आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेंगे गूगल पे ही। तो जो थ्योरी आपने पढ़ी है जीन पियाजे की, उसी थ्योरी से रिलेटेड आप क्वेश्चन भी कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन, भले ही आप देखेंगे आपको एक जैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं अलग अलग वेबसाइट पर, लेकिन आप जितने टाइप के क्वेश्चन देखेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट उस टॉपिक को लेकर अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो आप इस तरीके से एक टॉपिक उठाइए, उसको गूगल के द्वारा आप सर्च कीजिए और गूगल पर सर्च करने के बाद उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके अंदर एक छोटी सी जगह पर कहीं आप लिख लीजिए, और इस तरीके से लिख लीजिए कि वहाँ से फिर आप पूरे श्योर हो सको कि आपने क्या लिखा और किस किस चीज़ों को किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है ना। और फिर उसके एमसीक्यू लगा लेंगे तो वो टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो पढ़ना ही है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की के सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये भी सेम काम अपन यही कर सकते हैं कि गूगल पे सर्च करके इसका पूरा थ्योरी पढ़ लीजिए। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब पर किसी भी ऐसे टीचर को फॉलो कीजिए जिसने पर्टिकुलर इस टॉपिक को 5 से 10 मिनट की एक छोटी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहाँ से भी आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो छोटी छोटी वीडियो के द्वारा आप पर्टिकुलर एक टॉपिक को क्लियर करके और तुरंत गूगल पे सर्च कीजिए, है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू वाइगोत्स्की। तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको एक पीडीएफ भी देखने को मिलेगी। पीडीएफ नहीं तो स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिलेगा। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आप 2-4 अलग अलग वेबसाइट से इकट्ठे कर सकते हैं, और उन इकट्ठे क्वेश्चनों को जब आप पढ़ेंगे तो वाइगोत्स्की से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं जो बन सकते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे टॉपिक आप एक एक करके क्लियर कर सकते हैं।
आपने एनालिसिस किया भी होगा, आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी, हर डे जो एनालिसिस होता है कई यूट्यूब चैनल करा भी रहे हैं, तो आप वहाँ से वीडियो देखिए और सेम इसी तरीके से आप हर एक जो थ्योरी है उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। पेडागोजी जनरल जो ऐसी पूछी जा रही है जो कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल का मतलब यहाँ पर आपको अपनी समझ के अनुसार आंसर देना है। और मैंने आपको बताया भी पेडागोजी बहुत इजी भी होती है अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे में क्वेश्चन को सोचकर और उसके आंसर पे जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वे में कभी भी मैंने बताया आपको पेडागोजी करने का एक ही तरीका है, इससे पहले भी मैं आपके साथ वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। पेडागोजी के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुरंत आपको पढ़ना है ऑप्शन, और ऑप्शन को पढ़ पढ़ के आप देखिए कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर उस क्वेश्चन के लिए है। अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन सटीक नहीं है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करके हटा दीजिए, उसको स्किप कर दीजिए और दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, है ना। इसको एलिमिनेट करके आपको पढ़ना है ऑप्शन को। तो आप जब एलिमिनेट करके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक अप्रोप्रिएट आंसर पे आप पहुंच पा रहे होंगे। तो शिक्षण विधि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षण विधि भी एक यूट्यूब चैनल के थ्रू आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठाइए जिसने बहुत कम टाइम में आपको पूरी शिक्षण विधियां समझाई होंगी, तो उन शिक्षण विधियों को उसमें पढ़िए और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको गूगल पे सर्च करने हैं और जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस करने हैं। अगर गूगल पे आप सर्च नहीं कर पा रहे हो तो मैंने आपको एक बुक बताई थी, लूसेंट की बाल विकास की एक बुक होती है, वहाँ पर हर एक टॉपिक के बाद कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन दिए होते हैं उसके बाद। तो आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा नए नए टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा आपका सीडीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपको सीडीपी की तैयारी करना है। मेंस की तैयारी के लिए आपको जनरली क्या करना है कि मेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आयु पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए, रेशियो पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए, सिंप्लीफिकेशन से आधारित क्वेश्चन पूछे गए, नंबर सिस्टम। और अब जो अगर जो देख रहे हैं अगर पिछले 2 दिन से, तो मेंसुरेशन का बहुत ज़्यादा पार्ट एग्जाम पूछा जा रहा है। सेम काम आप क्या करिए, अगर आपके पास कोई बुक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपके पास कोई बुक के थ्रू या अभी तक अपनी प्रिपरेशन के दौरान अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेंसुरेशन का आप देखेंगे 2 टाइप की मेंसुरेशन होती है यहाँ पर, एक 2D और एक 3D। तो 2D में जितनी भी फिगर होती है, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ट्राइंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल में भी आप देखेंगे अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। एक वीडियो के थ्रू उनके सबके जो प्रॉपर्टीज होती है, उनके जो फॉर्मूलेज होते हैं वो आपको याद रखना है और उनको एक जगह शॉर्ट नोट्स बना के लिख लेना है। इसी तरीके से 3D के पूरे चैप्टर के पूरे कौन से 3D के पूरे फिगर को आप एक जगह नोट करके उनसे रिलेटेड फॉर्मूले को लिख लीजिए और उन पर बेस्ड क्वेश्चन को आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है डेली, जितना भी टाइम आपके पास बचा है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से मैथ्स भी अच्छी हो जाएगी। मैथ्स से जो क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे थे वो जनरली यहीं से प्रॉब्लम्स ऑन एज से ज़्यादा पूछे गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी कुछ पूछे गए हैं, है ना। जैसे प्लस को माइनस कर दे, माइनस को प्लस कर दे, माइनस से प्लस, प्लस को इनटू में अगर कन्वर्ट कर दें तो एक इक्वेशन देखो आपके पूछ लिया जाता है कि ये किसके इक्वल होगा। और अभी पिछले 2 दिन में अगर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो द्विघात समीकरण और बहुपद से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि जो ईएसबी में अगर एमपी टेट के एग्जाम में आप देने बैठोगे तो आपको 4 टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। एक मेंसुरेशन होगा, जियोमेट्री होगा, बहुपद होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, द्विघात समीकरण। ये 4 टॉपिक से कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं हर एक शिफ्ट में, है ना। तो ये 4 टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसके बाद मैथ्स की पेडागोजी के लिए भी आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उस बुक में आप जो भी आपके पास पेडागोजी से रिलेटेड टॉपिक है उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पेडागोजी में आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हैबिट होगी उतने ही आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, है ना। तो इस तरीके से आपको मैथ्स की और सीडीपी की तैयारी करनी है। हिंदी के लिए आपको क्या करना है बचे हुए टाइम में, तो आपने देखा होगा अभी तक 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक हिंदी में हर टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया। हर टाइप का मतलब व्याकरण के हर एक पोर्शन को कवर कर लिया गया। यहाँ से आज समाज से भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से अलंकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, रस से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तत्सम तद्भव भी पूछे गए, पर्यायवाची शब्द भी पूछे गए। ग्रामर का अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पर कवर कर लिया गया। आने वाली शिफ्ट में भी 100% यही पोर्शन आना है, तो आप इनकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए, है ना।
ग्रामर आप पढ़ लीजिए और इसके बाद हम बात करते हैं गद्यांश पद्यांश की। तो एक गद्यांश भी आता है और एक पद्यांश भी आता है। तो इनको सोल्व करने का आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप क्या कीजिए, गद्यांश को पढ़ने के बाद जो आप क्वेश्चन पर जाते हैं तो उस गलती को सुधारते हुए पहले जो भी आप पैसेज पढ़ रहे हैं, जो भी गद्यांश या पद्यांश आप पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं या देने हैं उनको पहले पढ़ लीजिए। जब आप उनको पहले पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन का आपको लगभग 50% आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पद्यांश में पूछे जाने हैं। तो हमें हमारे माइंड में थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहता है, तो जब हम उसको रिवाइज करते हैं या फिर हम उस पद्यांश को पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन याद आ जाता है। तो हमें क्या होता है, बहुत जल्दी टाइम में या बहुत कम से कम टाइम में हम वहाँ आंसर को सर्च कर पाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन हम पढ़ चुके होते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। और जब हम पद्यांश पढ़ते हैं तो हमें उसका आंसर वहीं तुरंत क्लिक हो जाता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ चुके होते हैं तो आपको थोड़ा सा माइंड में आ जाता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बार बार पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगती, आप एक बार में पैसेज पढ़ के आंसर निकाल सकते हैं। नहीं तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए फिर से पैसेज पढ़ते हैं। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है और पैसेज में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पैसेज एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस तरीके से पैसेज की तैयारी करनी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपकी लैंग्वेज संस्कृत हो। अब बात कर लेते हैं हम ईवीएस की। तो ईवीएस अगर अभी तक देखें तो इस एग्ज़ाम में ईवीएस के बहुत सारे पोर्शन यहाँ पर पूछे गए हैं, है ना। बहुत सारे पोर्शन पूछे गए हैं ईवीएस के। यहाँ पर अंतरिक्ष से क्वेश्चन पूछ लिया गया, यहाँ पर पेड़ पौधे से क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर परिवार से क्वेश्चन पूछा है ना। यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, याद रखना। क्योंकि ईवीएस में जनरली बच्चा ये सोच के चलता है कि साइंस नहीं पूछी जाती है, लेकिन ईवीएस में साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर कवर कर लिए गए हैं, तो इनको भी आपको एक एक टॉपिक को उठाना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, अंतरिक्ष से उठाओ। अंतरिक्ष से उठाने के बाद किसी एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिए। स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करने के बाद पूरे टॉपिक को वहाँ से एक शॉर्ट नोट्स में बना लीजिए और शॉर्ट नोट्स में बनाने के बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जितने ज़्यादा हो सकते हैं पर्टिकुलर उसी टॉपिक के। तो जब उसी टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद तुरंत अगर आप क्वेश्चन सोल्व करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको याद रह जाएगी। तो इस तरीके से जो अभी तक 10 नवंबर से 16 नवंबर तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं और उन टॉपिक को आप कहाँ से कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अरुण सर मैथ्स के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो में हम आपको गाइड कर सकें कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि आपका जो प्री एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम होने के बाद आपको मेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है और मेंस एग्ज़ाम की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराई जाने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर चैनल पर नए हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।